हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अमन राज स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि हम लोग शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, विशेष एग्ज़ाम होते हैं या आपका पीयूसीटी का एग्ज़ाम है, उसमें से हिस्ट्री से आधुनिक भारत के इतिहास से ही अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि है यूरोपीय भारत के आगमन से। तो इससे पहले फ्रेंड्स कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे और इससे जुड़े डेट्स को देखेंगे। इसके बाद इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी डील करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं यूरोपीय कंपनी के समय भारत और यूरोप की स्थिति क्या थी। तो दोस्तों, जिस समय यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हो रहा था, उस समय भारत में मध्यकालीन दौर चल रहा था। मतलब मध्यकालीन भारत का दौर उस समय चल रहा था। और वहीं पर दोस्तों यूरोप में देखें तो यूरोप में आधुनिक यूरोप का दौर चल रहा था। भारत में उस समय दोस्तों आपका मुगल वंश का शासन था और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी समृद्ध थी। वहीं पर यूरोप में देखें तो यूरोप में दोस्तों आपका पुनर्जागरण का दौर चल रहा था और वहाँ पर दोस्तों भौगोलिक खोजें हो रही थी, क्योंकि उस समय दोस्तों भारत एक समृद्ध देश था और सभी यूरोपीय देशों की इच्छा थी कि भारत के साथ व्यापार करना। तो क्या भौगोलिक खोज होने से पहले दोस्तों यूरोप और भारत का व्यापार नहीं होता था? तो इसका जो उत्तर है वो बिल्कुल हाँ है, कि इससे पहले भी भारत और जो यूरोपीय देश है उसका व्यापार होता था। लेकिन 1953 ईस्वी में एक घटना होती है। 1953 ईस्वी के डेट को याद रखने की ज़रूरत है। 1953 ईस्वी में एक घटना होती है जो कि यूरोप और भारत के जो व्यापार होते थे उसको पूरी तरह से बदल के रख देता है। तो यूरोप का जो पूर्वी भाग है, जहाँ पर तुर्की है, वहीं पर दोस्तों एक स्थान है कुस्तुतुनिया। वहीं पर दोस्तों 1953 ईस्वी में अरबों का आक्रमण हो जाता है और वही कुस्तुतुनिया क्षेत्र पर अरबों का दोस्तों अधिकार हो जाता है। तो भारत का और यूरोप का जो व्यापार होता था वो पहले स्थलीय मार्गों के द्वारा होता था। तो इसके बाद दोस्तों स्थलीय मार्गों को ये अरब जो है अरब आक्रमण हुए थे वो उसको अवरुद्ध कर देता है। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है आपका भौगोलिक खोज, ताकि भारत में व्यापार हो सके। इसके बाद दोस्तों भौगोलिक खोजों के माध्यम से समुद्री मार्ग की खोज होती है। समुद्री मार्गों की खोज होती है, जिसमें मुख्यतः दो देशों की जो ज़्यादा दिलचस्पी होती है वो आपका पहला स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। ये दो देश जो ये भौगोलिक खोज में अपनी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका प्रिंस हेनरी पुर्तगाल के राजा थे। उन्हें द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दोस्तों ये भौगोलिक खोजों में सक्रियता दिखाएं, बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाएं, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए और तरह तरह की ये यंत्र की खोज की, जिससे कि इन्हें द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों 1492 ईस्वी में कोलंबस है जो कि भारत की खोज के लिए निकलता है। कोलंबस तो निकलता है भारत की खोज के लिए 1492 ईस्वी में। इस डेट को आप याद रखिएगा, 1492 ईस्वी में कोलंबस निकलता है भारत की खोज में। लेकिन दोस्तों ये रास्ता पता नहीं चल पाता है, इस कारण वो अमेरिका की खोज कर लेता है। ये आप देख सकते हैं, ये यूरोप, इसके बाद ये दोस्तों भारत। तो इधर आना तो कोलंबस को चाहिए था इधर, लेकिन ये चल जाता है इधर अमेरिका की तरफ। तो इस तरह अमेरिका का खोज हो जाता है 1492 ईस्वी में। जो खोज कौन करता है? तो आपका कोलंबस करता है। इसके बाद दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो कि भारत की खोज के लिए निकलता है, कैप ऑफ गुड के रास्ते भारत की खोज कर लेता है। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि ये भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। इसके बाद भारत की खोज कब हुआ? तो आपका 1498 ईस्वी में हुआ। और जो जिस रास्ते से वो वास्को डी गामा भारत आया था उस रास्ते का क्या नाम था? तो आपका कैप ऑफ गुड होप उस रास्ते का नाम था। इसको दोस्तों मैप के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह ये जो वास्को डी गामा है वो आपका भारत आता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका यूरोप का जो क्षेत्र है, ये जो पुर्तगाल है, यहीं से दोस्तों आपका ये वास्को डी गामा चलता है और इस रास्ते आता है और अफ्रीका होते हुए ये समुद्र को पार करता है। इसके बाद मेरा सागर को पार करते हुए आपका ये इंडिया कालीकट पहुंचता है,
जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं साउथ इंडियन में पहुंचता है। वो पहली बार कहाँ पहुंचता है तो कालीकट में पहुंचता है। जो इस रास्ता का जो नाम है वो दोस्तों आपका नाम है कैप ऑफ गुड होप। इसी रास्ते से वास्को डी गामा भारत आता है 1498 ईस्वी में और भारत की खोज करता है। तो भारत की खोज से तात्पर्य दोस्तों कि भारत क्या उस समय भुला गया था कि, तो जो भुलाता है उसी का खोज होता है। लेकिन ऐसा नहीं था, भारत उस समय भुलाया नहीं था, बल्कि विदेशों में या यूरोप के अन्य देशों में भारत को पहचान दिलाया था, वो आपका दिलाया था वास्को डी गामा। अब भुलाने कहा जाता है कि बात दोस्तों, तो भारत का जो इतिहास है वो आपका सिंधु सभ्यता से चला आ रहा है। तो भारत का भुलाने का बात नहीं है, भारत का खोज नहीं हुआ था, बल्कि भारत को एक पहचान दिलाया था देश के तौर पर पूरे यूरोप में या विश्व में कह सकते हैं। तो आपका वास्को डी गामा ने दिलाया था 1498 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों हम यूरोपियन कंपनी के आगमन का क्रम को देखेंगे। इसके बाद यूरोपीय कंपनी के स्थापना का भी क्रम देखेंगे। तो पहले हम यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आया था यूरोपीय जो देश, वो आपका आया था पुर्तगाल 1498 ईस्वी में, जो कि आप पीछे देखें कि वास्को डी गामा आपका भारत आया था केप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट बंदरगाह पर, जो कि आपका केरल राज्य में पड़ता है। वहाँ के जो राजा थे दोस्तों जमोरिन, वो इनका स्वागत किए थे किनका, ये वास्को डी गामा का। तो आप याद रखिएगा पहले जो कौन सा देश आया तो पुर्तगाल आया 1498 ईस्वी में। कहाँ आया तो कालीकट बंदरगाह पर आया था। इसके बाद आप देख सकते हैं देख सकते हैं वास्को डी गामा को कि किस तरह अपने साथियों के साथ ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और नाव से उतरने का प्रयास करता है। इसके बाद दूसरा जो यूरोपीय देश आपका भारत आया वो आपका आया है दोस्तों डच 1595 ईस्वी में भारत आता है। यूरोप से दोस्तों पहले भारत आता है, लेकिन सबसे पहले इंडोनेशियाई क्षेत्र में चल जाता है, इंडोनेशियाई क्षेत्र में जाता है। इसके बाद आपका वो फिर से भारत आता है। इसके बाद तीसरा नंबर पे आपका आता है दोस्तों अंग्रेज, जो कि 1600 ईस्वी में भारत में आता है। इसके बाद चौथा आपका दोस्तों फ्रेंच, जो कि 1664 ईस्वी में भारत आता है। ये दोस्तों एक एग्जाम में क्रम सजाने के लिए आया था, तो एक बार क्रम देख लेते। जो आगमन का क्रम है तो सबसे पहले आपका 4 मुख्यतः तो देश है आए, तो इससे 6 देश है, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेन, डेनिश, ये सब देश आए थे यूरोपीय देश। लेकिन मुख्यतः 4 ही यूरोपीय देश के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये जो आगमन का क्रम जो है वो आपका पहले पुर्तगाल आया था, इसके बाद आपका अंग्रेज आया था, इसके बाद फ्रेंच आया था, इसके बाद पुर्तगाल आया था, इसके बाद डच आया था, इसके बाद अंग्रेज आया था, इसके बाद दोस्तों आपका आया था फ्रेंच। ये गलत लिखा गया है, इसे पीडीएफ में सुधार कर देंगे। इसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग यूरोपियन कंपनी की स्थापना का क्रम। वो तो पहले देखे थे ये आने का क्रम भारत में। अब देखेंगे यूरोपीय कंपनी के स्थापना के क्रम को। तो पहला जो यूरोपीय कंपनी का स्थापना हुआ तो पुर्तगाल का ये हुआ। तो पहले भारत में आया था भी पुर्तगाल, और जो कंपनी का स्थापना भी किया था वो आपका पुर्तगाली ही किया था। 1498 ईस्वी में स्थापना किया था। इसके बाद दोस्तों ये पहली कोठी का जो स्थापना होता है इसका, ये जो 1503 ईस्वी में होता है। कंपनी का स्थापना 1498 ईस्वी में हो जाता है। इसका जो पहला कोठी होता है वो 1503 ईस्वी में करता है। कहाँ पर करता है, उसे कोचिन में करता है। इसे दोस्तों मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये किसकी जगह ये यूरोपीय कंपनी है जो कि अपनी कंपनी का स्थापना करता है। तो पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आता है, पहली कोठी 1503 ईस्वी में स्थापित करता है। कहाँ तो कोचिन में स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा नंबर पर अंग्रेज आता है, जो कि 1600 ईस्वी में आता है, और जिसका जो पहली कोठी है वो आपका दोस्तों आता है 1608 ईस्वी में स्थापित करता है सूरत में। तो दोस्तों ये आप बोल रहे होंगे इतना सारा डेट याद कैसे रखेंगे, तो डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं 1498 ईस्वी में आया था। इसके बाद 1503 ईस्वी में ये आपका कोठी को स्थापित करता है। तो आप देख सकते हैं 5 साल बाद ये अपना पहला कोठी स्थापित करता है कोचिन में। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, पुर्तगाली आया 1498 में, इसके 5 साल बाद 1503 ईस्वी में कोचिन में अपना पहला कोठी स्थापित किया। इसके बाद दोस्तों अंग्रेज 1600 में आता है, और 8 साल बाद 1608 ईस्वी में ये सूरत में आपका कोठी स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर पे आपका है डच, इस जो 1602 ईस्वी में आता है। पहला जो कोठी है 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दोस्तों ये स्थापित करता है। तो 1602 में आता है। उसके 3 साल बाद जो डच है वो आपका
मछलीपट्टनम में अपना पहला कोठी जो स्थापित करता है। इसके बाद चौथा नंबर पे आपका दोस्तों फ्रांसीसी, जो कि 1664 ईस्वी में आता है। पहला कोठी 1668 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित करता है, तो सूरत में स्थापित करता है। तो ये दोस्तों 4 साल बाद अपना पहला कोठी जो कि स्थापित करता है। तो दोस्तों इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो जो यूरोपीय कंपनी पहले भारत आता है, पुर्तगाली आता है 1498 में, 1503 में अपना पहला कोठी स्थापित करता है कोचीन में। इसके बाद दूसरा नंबर पर अंग्रेज आता है जो 1600 ईस्वी में आता है। 1608 ईस्वी में अपना सूरत में पहला कोठी को स्थापित करता है। इसके बाद आपका तीसरा नंबर पर डच आता है 1602 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना पहला कोठी स्थापित करता है। वहीं पर दोस्तों चौथा नंबर फ्रांसीसी है जो कि 1664 ईस्वी में आपका आता है, और जो पहला कोठी जो कि 1668 ईस्वी में 4 साल बाद सूरत में स्थापित करता है अंग्रेज। और ये फ्रांसीसी का जो कोठी स्थापना का जो जगह है वो बिल्कुल सेम, उसका भी पहला कोठी सूरत में होता है और इसका भी पहला कोठी आपका सूरत में ही होता है। इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जिस तरह से आप कंपनी के आगमन का क्रम देखे थे, उस प्रकार आपका ये कंपनी के स्थापना का भी क्रम आ सकता है। तो इसे एक बार आप जरूर देख लीजिए। पहला है जो कि पुर्तगाल आता है, दूसरा नंबर पे आपका अंग्रेज आता है, वही तीसरा नंबर पे आपका दोस्तों डच स्थापना करता है, और चौथा नंबर पे दोस्तों आपका फ्रांस है जो कि कंपनी का स्थापना करता है। इसके बाद एक बार मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। जो यूरोपीय जो कंपनियां हैं वे दोस्तों तो आए थे पहली बार ये समुद्री मार्ग के द्वारा आई थी। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो आई थी समुद्री मार्ग से, तो पहली बार पहुंचेगी समुद्री एरिया में ही। तो आप देख सकते हैं जो पुर्तगाली का जो पहला कोठी है वो आपका ये यहीं पर देख सकते हैं कोचीन में स्थापित करता है, जो कि आपका केरल में पड़ता है। इसके बाद अंग्रेज आते हैं। इसके बाद ये आप गुजरात के सूरत में देख सकते हैं पहला कोठी आपका ये 1508 ईस्वी में अंग्रेज यहाँ पर स्थापित करता है। इसके बाद डच को देखते हैं। तो डच अपना पहला कोठी है जो कि समुद्र के किनारे, जितने भी जो यूरोपीय देश होंगे सबका जो कोठी होगा वो समुद्र के किनारे ही होगा, क्योंकि दोस्तों आए थे वो समुद्र के रास्ते से ही। तो सबसे पहले पहुँचेंगे ही समुद्री जहाँ पर जगह होगी वहीं पर। जो डच है वो आपका मछलीपट्टनम में दोस्तों आते हैं, पहला कोठी यहीं पर स्थापित करते हैं। और उसके बाद दोस्तों फ्रांस है वो भी सूरत में ही पहला कोठी स्थापित करते हैं 1668 ईस्वी में। तो यह मैप के माध्यम से देखें कि किस तरह से कंपनियां भारत में आई और अपने जो पहला कोठी है जो कि स्थापित की। इसके बाद दोस्तों पुर्तगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। पुर्तगाल यूरोपीय देश के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि सिर्फ उसी पॉइंट को देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पुर्तगाल के बारे में। तो दोस्तों जो पुर्तगाल है यूरोपीय देशों में सबसे पहले आपका जो भारत आया था वो आपका पुर्तगाली आया था। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। सबसे पहले जो यूरोपीय देशों में सबसे पहले कौन आया, ये प्रश्न अगर आ जाए तो आपका पुर्तगाल सही होगा। इसके बाद है दोस्तों कि वो वास्को डी गामा है जो कि पुर्तगाल के शासक के रूप में आया था। इसके बाद दोस्तों वास्को डी गामा ने यहाँ से भारत से काली मिर्च इत्यादि बहुत से सामान जो यहाँ से खरीद कर अपने हेक्टर नामक जहाज से वापस पुर्तगाल चला गया। तो पूछेंगे जब वास्को डी गामा भारत आया लेकिन वापस जाते समय किस जहाज से गया, तो दोस्तों ये आपका हेक्टर नामक जहाज से वापस गया था। इसके बाद दोस्तों जो वस्तुएं जो आपका वास्को डी गामा भारत से वापस अपने पुर्तगाल ले गए थे उसको बेचता है, और दोस्तों सब व्यय मैंने यात्रा व्यय आने जाने का खर्च निकाल लेता है। इसके बाद भी दोस्तों वास्को डी गामा को 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। ये भारत से जो सामान ले जाता है वापस पुर्तगाल में बेचता है, इसके माध्यम से इसको 60 गुना जो कि इसको लाभ प्राप्त होता है। इसको देखते हुए दोस्तों एक और समूह पुर्तगाल से आपका ये भारत आता है 1500 ईस्वी में। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में एक और समूह भारत आता है, जो कि दोस्तों पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है जो कि आपका दूसरा पुर्तगाली था भारत आने वाला। तो इतना लंबा जो नाम है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप पेड्रो अल्वारेज भी याद रख सकते हैं, जो कि 1500 ईस्वी में भारत आया था और दूसरा पुर्तगाली था। इसके बाद दोस्तों 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। तो ये प्रश्न अगर पूछ ले कि वास्को डी गामा है कि जो भारत पुनः दूसरी बार कब आता है, तो आपका 1502 ईस्वी में वापस वो भारत आता है। इसके बाद दोस्तों 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली
फैक्ट्री स्थापित की थी, जिसको कि पीछे हम लोग देख चुके हैं। 1503 में पुर्तगाली 1498 में आता है और 1503 ईस्वी में अपना पहला कोठी या पहला फैक्ट्री कहिए या कोठी कहिए, बात सेम है, जो कि कोचीन में स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों 1503 में तो पहली कोठी स्थापित करता है कोचीन में। इसके बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर में दोस्तों ये पुर्तगाली दूसरी फैक्ट्री को स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की तो स्थापना की गई, जिसे आप देख चुके हैं कि कहाँ पर किस समय कंपनी की स्थापना किया गया था। इसके बाद दोस्तों पुर्तगाल के माने वहाँ के शासक के द्वारा भारत में वायसराय भी नियुक्त किए गए, ताकि ये कंपनी का जो सही से देख रेख हो सके। तो इसके बाद दोस्तों जो आपका पहला वायसराय जो भारत एक पुर्तगाल राजा के द्वारा नियुक्त किया गया था, वो आपका दोस्तों फ्रांसिस्को द अल्मेडा को नियुक्त किया गया था, जो कि दोस्तों उसका जो कार्यकाल है 1505 से 1509 ईस्वी तक उसका कार्यकाल था। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अल्मेडा याद रखिएगा। जो ये आपका प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, जो कि 1505 ईस्वी में दोस्तों बनकर आया था। 1505 ईस्वी में अल्मेडा पहला पुर्तगाली वायसराय था। इसका जो उद्देश्य दोस्तों वो आपका शांतिपूर्वक व्यापार करना था, मतलब शांतिपूर्वक आए, अपना व्यापार करें, यहाँ सामान लें, यूरोप ले जाए, वहाँ मुनाफा कमाए, बस इसका इतना ही उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों इससे एक और प्रश्न आता है ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में, कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली वायसराय के द्वारा है जो कि क्रियान्वित किया गया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी या जल की नीति जो क्रियान्वित किया गया था दोस्तों आपका ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा के द्वारा 1508 ईस्वी में ब्लू वाटर पॉलिसी को किया गया था। इसी के दौरान दोस्तों 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक ब्लू वाटर पॉलिसी का जो आपका इसी दोस्तों ये आपका ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये जो अल्मेडा है, ये हिंद महासागर आप देख रहे हैं, हिंद महासागर में दोस्तों अपने जहाजी बेड़ों का दूसरा का जो जहाज वगैरह आएगा उसको कब्जा करने और वहाँ पर होने वाली दोस्तों सारी जो व्यापारिक गतिविधि होगी उसको अपने अंडर लेना, ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही अल्मेडा का जो नीति था। इसके बाद दोस्तों 1508 ईस्वी में इसी ब्लू वाटर पॉलिसी के दौरान ही 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ों जो कि गुजरात, मिस्र और तुर्की तीनों की संयुक्त बेड़ा थी, उससे युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों ये अल्मेडा है जो कि पराजित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों पुनः एक वर्ष बाद 1509 ईस्वी में दोस्तों फिर से यही संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ों के साथ इसका युद्ध होता है, जिसमें दोस्तों ये आपका जीत हासिल कर लेता है। इसके बाद दोस्तों हिंद महासागर का जो नाम बदलकर वो आपका पुर्तगाली सागर कर देता है, ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों ये था कि हिंद महासागर में जितने भी जहाजी बेड़ा दूसरे देशों का होगा उस पर वो कब्जा कर लेगा और वहाँ से होने वाली जितने भी सारी जो व्यापारिक गतिविधि होगा दोस्तों उस पर पुर्तगाली का ही कब्जा होगा। ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी जो कि अल्मेडा के द्वारा लाई गई थी। इसके बाद जो दूसरा आपका वायसराय दोस्तों आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 ईस्वी में आता है, 1515 ईस्वी तक रहता है। तो पहले भी कहा कि इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अल्बुकर्क भी सिर्फ याद रख सकते हैं। तो दोस्तों अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क जो वायसराय या गवर्नर या वायसराय बनता है, जो दोस्तों ये आता है और कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना देता है। मतलब जो कोचीन जहाँ पर ये पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री थी या कोठी थी, वहाँ को दोस्तों ये आपका यहाँ मुख्यालय बना देता है। कौन? तो अल्बुकर्क। इसके बाद दोस्तों अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में बस इतना ही अंतर है कि दोस्तों वो आता है बस उसके द्वारा स्थापना कर दिया जाता है, लेकिन वो कुछ विस्तार वगैरह नहीं करता है। और जो वास्तविक संस्थापक होता है वो वास्तविक में आता है और ये आपका विस्तार करता है, बहुत सारे काम करता है। जैसे कि दोस्तों आप मुगल साम्राज्य है उसके बाबर और अकबर को भी देख सकते हैं। बाबर आता है, मुगल साम्राज्य का स्थापना कर देता है, लेकिन जो अकबर होता है वो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि जो अकबर है वो अपना क्षेत्र का विस्तार करता है, युद्ध करता है, अनेक राज्यों को अपने अंडर मिला लेता है। उस तरह दोस्तों जो अल्मेडा था वो तो पुर्तगाली स्थापना करता है, लेकिन अल्बुकर्क के दोस्तों जो भारत में पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक मानता है, ये आता है, बहुत सारे काज करता है तथा बहुत सारा व्यापार में लाभ कमाता है।
इसके बाद दोस्तों 1510 ईस्वी में ये अलबुकक ने ही बीजापुर के शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं कि गोवा को किसने जीता था, तो अलबुकक ने जीता था। कब, तो 1510 ईस्वी में, और किसके विरुद्ध जीता था, तो सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के विरुद्ध जीता था। इसके बाद दोस्तों अलबुकक है ना, जो भारत में एक विवाह नीति को क्रियान्वित करता है। इसका जो नीति होता है वो होता है दोस्तों कि एक अस्थायी पुर्तगीज आबादी बस्ती को बसाना। इसलिए इसने दोस्तों अपने जो स्वदेशवासी होते हैं वहाँ, उनको वो कहता है कि भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए वो प्रोत्साहित करता है, ताकि एक अस्थायी पुर्तगीज आबादी बस जाए और यहाँ की जो जनता है ये पुर्तगालियों से संबंध अच्छे और बेहतर बना लें। इसके बाद दोस्तों एक 3G एक ट्रिक है जिसे आप 3G से याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है गोल्ड गिलोरी। जो जितने भी यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय देश जो भारत में आए, उनका एक ही जो उनका जो पर्पस था उसे आप 3G से ही याद रख सकते हैं। 3G का मतलब होता है गोल्ड मतलब दोस्तों उनका जो पर्पस था वो ईसाई धर्म का प्रचार करना था। वहीं पर दोस्तों इसके बाद गोल्ड, जो इसका दोस्तों गोल्ड मतलब सोना होता है, तो इसे आप कह सकते हैं उनको आर्थिक संपत्ति अर्जित करना था। इसके बाद दोस्तों ग्लोरी होता है, जो यूरोप में उनको वैभव या प्रतिष्ठा प्राप्त करना था, चाहे पुर्तगाल हो, फ्रांस हो या अंग्रेज हो, सबको यूरोप में वैभव या प्रतिष्ठा प्राप्त करना था। तो इससे आप 3G से याद रख सकते हैं गोल्ड और ग्लोरी। इसके बाद दोस्तों आपका जो तीसरा आया वो आपका आया दोस्तों नुनो दी कुन्हा, जो कि दोस्तों 1529 ईस्वी में आता है, 1538 ईस्वी तक यहाँ शासन करता है। इसके बाद दोस्तों ये जो नीनो दो कुन्हा है वो 1530 ईस्वी में आता है। कोचीन से जो अपने कार्यालय होता है वो आपका गोवा हस्तांतरित कर देता है, या इसे आप राजधानी भी कह सकते हैं, पर जहाँ काम धाम होगा उसे ही राजधानी कहा जाता है। तो कोचीन से आपका गोवा राजधानी स्थानांतरित कर देता है। इसके बाद दोस्तों 1535 ईस्वी में ये द्वीप पर अधिकार करता है। इसके बाद 1559 ईस्वी में आपका दमन पर अधिकार करता है। तो दोनों को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं, 1535 ईस्वी में द्वीप पर, 1559 ईस्वी में दोस्तों दमन पर अधिकार करता है। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट है उसे आप देख सकते हैं। गोवा दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार भारत की आज़ादी के बाद भी रहता है दोस्तों। जो 1900 आप देख सकते हैं, जो 1535, 1559 या 1510 ईस्वी में गोवा दमन द्वीप को जीतता है, जिसका जो अधिकार है वो भारत की आज़ादी के बाद भी रहता है। 1961 ईस्वी में दोस्तों इस पर अपना अधिकार छोड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली भारत में आया था, लेकिन सबसे बाद में गया भी था तो पुर्तगाली गया था। इसके बाद दोस्तों को पुर्तगाली को भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों आपका पुर्तगाली को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों की पुर्तगाली मध्य अफ्रीका से तंबाकू, आलू, मक्का की खेती को भारत में लाया था। इसके बाद दोस्तों आप कुछ फल देखते होंगे, अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा जैसे फल जो आप खाते हैं देखते हैं वो दोस्तों पुर्तगालियों की ही देन थी। उसकी जो खेती का तरीका है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके बाद दोस्तों पुर्तगाल के बाद आपका आते हैं डच, जो कि दोस्तों पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए, जो कि नीदरलैंड, हॉलैंड के मूल निवासी थे। इन्हें नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी थे दोस्तों, ये भारत में आते हैं पुर्तगाली के बाद डच। इसके बाद दोस्तों 1596 ईस्वी में प्रथम डच यात्री कार्नियल हॉटमैन भारत के पूर्वी भाग सुमात्रा पहुंचता है। तो ये प्रश्न में आते हैं कि जो पहला डच यात्री कौन था, तो आपका कार्नियल हॉटमैन था। कब आया था, तो 1596 ईस्वी में आया था। कहाँ पर, तो भारत में पूर्वी भाग में स्थित सुमात्रा द्वीप पर आया था। इसके बाद दोस्तों 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित करता है। कहाँ पर, तो मछलीपट्टनम में स्थापित करता है, जिससे जो कि पिछले भी हम लोग देख चुके हैं। 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री है जो कि मछलीपट्टनम में यह स्थापित करता है। इसके बाद दोस्तों 1685 ईस्वी में डचों ने काशिम बाजार, बालासोर, पटना और नागापट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। दोस्तों आप जो पटना में जो फैक्ट्री 1685 ईस्वी में स्थापित की थी, ये दोस्तों गंगा किनारे पटना कॉलेज, जो वर्तमान में पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वो दोस्तों डचों के ही बनाया गया फैक्ट्री थी, जो कि 1685 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
इसके बाद जो 1759 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण डेट है, इसे आप याद रखने की जरूरत है। 1759 ईस्वी में क्या हुआ था कि अंग्रेजों के साथ दोस्तों डचों का एक युद्ध हुआ था, जिसको वेदरा का युद्ध कहा जाता है। जो वेदरा एक जगह का नाम है जो कि बंगाल में स्थित पड़ता है। वहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और डचों के बीच। कब लड़ा गया था? तो 1759 ईस्वी को। इसमें दोस्तों युद्ध हुआ। इसके बाद डच है जो कि बुरी तरह से पराजित हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये इसकी जो डच की जो शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद ये दोस्तों भारत छोड़कर चल जाते हैं। तो 1759 ईस्वी में ये वेदरा का युद्ध, इसे आप याद रखिएगा। एक 1760 ईस्वी वांडीवास का युद्ध होता है दोस्तों, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, और जो वांडीवास का युद्ध होता है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, वो होता है 1760 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों एक बार यूरोपियन कंपनी का भारत आगमन का क्रम देख लेते हैं। ओवरऑल पिछले स्लाइड में हम लोग देखे मुख्यतः 4 ही यूरोपीय देश को देखे थे। इस बार यूरोपीय कंपनी के भारत का आगमन देख लेते हैं ओवरऑल। तो जो दोस्तों पहला जो यूरोपीय कंपनी भारत आया था वो आपका पुर्तगाल आया था। इसके बाद डच आया था। इसके बाद ब्रिटिश कहिए चाहे अंग्रेज कहिए वो आए थे। इसके बाद दोस्तों डेनिश आया था। इसके बाद दोस्तों फ्रांसीसी आया था। इसके बाद दोस्तों स्वीडिशी आया था। तो ये दोस्तों जो 6 यूरोपीय देश देख रहे थे वही दोस्तों भारत में आए थे। भारत में कंपनियां स्थापित की थी, भारत से व्यापार किए थे, लाभ अर्जित किए थे। तो दोस्तों मुख्यतः ये 6 ही कंपनी भारत में आई थी। इसके बाद दोस्तों तो ये सब जो कंपनियां जो भारत में आई थी उनका जो मूल उद्देश्य था शुरू में वो था दोस्तों व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों ये अत्यधिक लाभ अर्जित करने के लिए राजनीति में भी हस्तक्षेप करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ के राजाओं और ये अंग्रेजों फ्रांसीसी इनके साथ दोस्तों बहुत सारे युद्ध होते हैं, जिसे प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के नाम से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो या व्यापार के लिए आए थे वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं तो इसके बाद बहुत सारे युद्ध होते हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आधुनिक भारत का बेसिक चैप्टर था जो कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों धन्यवाद अमन प्रयास यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।